एक 15 अगस्त और दूसरे 26 जनवरी। 15 अगस्त जिसे हम और आप 15 अगस्त यौम आज़ादी कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे इंडिपेंडेंट डे कहते हैं, और अगर हिंदी में बताया जाएगा तो फिर वजू का खतरा है। इसलिए हिंदी में क्या कहते हैं वो बताने की हिम्मत नहीं है। और दूसरा दिन है 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 1947 को ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। या यूं कहा जाए कि इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया गया और फिर इसके दस्तूर बनाने में, क़वानीन मुरतब करने में 7 रुकनी कमेटी तश्कील की गई, जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कर रहे थे। वो हाफिज है, जहाँ खड़े रहते हैं, आपने भी देखा। और बेचारे के ऊपर आजकल मुसीबत आई है तो कहीं कहीं पड़े रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में इसे कानून को 1949 में पास किया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे नाफिज किया गया। और लोगों ने इस पर इत्तेफाक राय का इजहार किया। अलबत्ता हमारे एक मायनाज आलिम दीन मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दस्तूर के ड्राफ्ट के ऊपर लिखा कि ये दस्तूर और ये कानून और ये मुसव्वदा अंग्रेजों का जो बनाया हुआ था उसी का इजरा है, उसी की तौसी है। इसमें हिंदुस्तानियों के लिए और आज़ाद हिंद के लिए कुछ भी नहीं। ये इख्तिलाफ उनका था और है और रहेगा जब उन्होंने उस पर दर्ज कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हो रहा है और हमें और आपको इसकी आज़ादी की लड़ाई और उसकी तारीख का पता अगर कहीं से कुछ मिलता भी है और कभी कुछ सुनाई भी देता है और कभी कुछ हम मालूम भी कर लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि 1857 में जंग छिड़ी गई और 1947 में ये मुल्क आज़ाद हो गया। अक्सर लोग यही जानते हैं और वो भी 1857 को हमारे लोग भी नादानी में, बेवकूफ़ी में या अंग्रेजों के चलाए हुए अल्फाज की वजह से गदर और गद्दारी का नाम देते। उलमा जंग करें, उलमा जिहाद करें, उलमा गर्दनें कटवाएं, उलमा जामे शहादत नोश करें, उलमा तख्ते दार पे लटकें, उलमा अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दें, अपनी औरतों को बेवा कर दें, अपने बच्चों को यतीम बना डालें, जेल की काल कोठरियों में एक साल नहीं 15 साल 20 साल और बाज़ उलमा की क़यादत में लड़ने वाले मुजाहिदीन ऐसे भी हैं जिन्होंने 40 से 45 साल तक जेलों की सलाखों में अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। ऐसी बगावत का नाम अगर हम और आप गदर और गद्दारी से याद रखेंगे तो फिर यकीन जानिए कि हमसे बड़ा भी गद्दार कोई नहीं। अगर 1947 और 1857 ही को सिर्फ जोड़ा जाए और यहीं से मुकाबला किया जाए तो भी आज़ादी की जिद्दोजहद, तो भी आज़ादी का ये हुसूल और माहसल, तो भी ये हमें आज़ादी कोई 1-2 दिन की मेहनत और 1-2 दिन की लगन, हफ्ते और महीने की कोशिश के जरिए से नहीं मिली है, बल्कि फिर भी पूरे 90 साल बनते हैं।
جبکہ حقیقت اس کے کہیں برعکس ہے، حقیقت اس کے کہیں برخلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریز 1498 میں ہی ہندوستان کے اندر آ گئے تھے۔ واسکو ڈی گاما جو ایک عرب ملا ہے، اس کے واسطے سے پہلا تجارتی قافلہ، یا کہہ لیجیے کہ کچھ لوگ تجارت کی غرض سے کلکتہ کے ساحل پر آ کر کے اترے تھے، اور لوگ اسے تھوڑا سا آگے کھینچتے ہیں تو 16ویں صدی میں اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ وہاں سے اگر اس کو مانا جائے تو بھی 17، 18، 1947 347 سال کا پورا عرصہ گزر گیا آزادی کے حاصل کرنے میں۔ 1498 میں جب پرتگال کے کچھ لوگ، جو کہ یورپ کا حصہ ہے اور یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، جہاں سے آپ کے اعظم گڑھ کے ایک ڈان مافیا سلیم گرفتار کر کے لائے گئے تھے پرتگال کے علاقے سے، اور آج بھی وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ یہ پرتگال ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہاں سے 1498 میں کچھ انگریز آئے اور انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور ان کی دیکھا دیکھی جب انگریزوں کو یہ پتہ چلا کہ ہندوستان ایک زرخیز ملک ہے، جب انگریزوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ہے، اور یہاں کی چڑیا کی چہک اور یہاں کے پھولوں کی مہک ان کی کانوں اور ان کی ناکوں تک پہنچی، تو پھر انہوں نے ہندوستان کا رخ کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے مختلف علاقوں سے 101 لوگوں کا ایک تجارتی وفد 1601 کے اندر ہندوستان کے اندر نمودار ہو گیا۔ 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے یہ لوگ ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے 1601 کے اندر، اور ہندوستان میں انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دینا شروع کیا۔ اس وقت کے بادشاہ اکبر کے بیٹے جہانگیر، اور جن کا نام ہے سلیم نور الدین، لقب ہے جہانگیر، انہوں نے ان کا استقبال تو کیا، انہوں نے ان کا ویلکم تو کیا، انہوں نے ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں جتایا، انہوں نے انہیں کچھ نہ کچھ مراعات دی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہانگیر کے زمانے میں ان کو اتنا بڑھاوا نہیں ملا ہے، یہ بڑھاوا ان کو ملا ہے جہانگیر کے بیٹے شاہ خرم شاہ جہاں کے زمانے میں۔ اس نے سب سے زیادہ ان کو بڑھاوا دیا ہے، اس نے سب سے زیادہ ان کو مراعات دی ہیں، اس نے سب سے زیادہ ان کو تجارت کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور اس نے سب سے زیادہ ان کو زمینیں الاٹ کی ہیں۔ اس علاقے کے مالک آپ ہیں، اس علاقے کے حاکم آپ ہیں، اس علاقے کے حکمراں آپ ہیں، اس علاقے کے گورنر آپ ہیں، اس علاقے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس طریقے سے انگریزوں نے آہستہ آہستہ مال کی آڑ میں، اسلحہ اور تجارتی وقت کی آڑ میں سیکورٹی کا یا فورسز کا اضافہ کرنا شروع کر دیا، اور یہاں کے بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کمزور ہونا شروع ہی نہیں ہوئی، بلکہ انتہائی کمزور ہو گئی، اور انگریزوں کو اپنا قدم جمانے کا بھرپور موقع اب نصیب ہو چکا۔ اور 1601 کے اندر آیا ہوا یہ تجارتی قافلہ آہستہ آہستہ پنپتا رہا، آہستہ آہستہ یہ تجارتی قافلہ بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ یہ تجارتی قافلہ ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ 1701 کے اندر، یعنی پوری ایک صدی کے اندر، اس قافلے نے ہندوستان کے مختلف چھوٹے بڑے حصے پر اپنا قبضہ جما لیا، اور وہاں پر ان کی حکومت چلنے لگی، وہاں پہ ان کا قانون چلنے لگا، وہاں پہ ان کا راج چلنے لگا۔ ایک صدی کے اندر انہوں نے ملک کے مختلف حصوں پہ تجارت کے نام سے اور تجارتی وقت کے نام سے اور تجارت کی سرگرمیوں کے نام سے اور کمپنیاں لگانے کے نام سے اپنے لوگوں کو لا کر کے بسایا، اور بسا کر کے ہندوستان کے مختلف حصوں پہ اپنا قبضہ جمایا ہے۔ پوری ایک صدی کے بعد 1701 میں ان کا قبضہ کچھ چھوٹے بڑے علاقوں پہ ہو چکا ہے، اور 1717 میں پہنچتے
इन लोगों ने हिंदुस्तान के कई बड़े सूबों पर अपना कब्जा कर लिया, और यही नहीं बल्कि मैसूर के ऊपर भी इन लोगों ने चढ़ाई की, जो टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा का इलाका है। फतह अली खां जो बेटे हैं हैदर अली खां के, और जिनको टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा के नाम से याद किया जाता है और जाना जाता है, इस इलाके पे कब्जा कर लिया। सबसे पहले इनके खिलाफ जंग करने वाले और सबसे पहले इनके खिलाफ जंग का नक्कारा बजाने वाले नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खां रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने 1754 के अंदर अंग्रेजों से पहली मर्तबा जंग की है, और इन्होंने 1754 में अंग्रेजों को पहली मर्तबा फोर्ट विलियम से भगा करके कलकत्ता के दूसरे साहिल पे पहुंचाया है। अली वर्दी खां जैसा नाना होगा, जैसा बाप होगा, जाहिर है नवासे पे भी वैसे ही असर आएगा, जाहिर है बेटे पे भी वैसे ही असर आएगा। बापे पूछ परापत घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा, बासे कल्लम बासे, बांस को चीरा जाएगा तो बांस ही उससे निकलेगा, बांस को चीरा जाएगा तो बेहया उससे नहीं निकलेगा, और बेहया लगाया जाएगा तो उसमें गुलाब का फूल नहीं निकलेगा। जैसा होता है ऊपर वैसे ही नीचे असरात मुरतब होते हैं। अक़मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वलदु सिर्रुन लि अबीही, लड़का बाप का राजदार हुआ करता है, यानी कुछ न कुछ खानदानी और मौसूसी असरात हुआ करते हैं। अली वर्दी खां की शहादत के बाद, या कह लीजिए उनके इंतकाल के बाद, नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी की जंग लड़ी है, और ये जंग 22 घंटे जारी रही। नवाब सिराजुद्दौला वो शख्स है जिसने ये समझ लिया था कि अब अंग्रेज हमारे मुल्क पे कब्जा कर लेगा, अब अंग्रेज हमारे मुल्क को हड़प कर ले जाएगा, अब यहाँ पे रही सही जो हुकूमत है मुगलिया की वो तबाह कर दी जाएगी, और हम लोगों का नामो निशान मिटा करके रख दिया जाएगा। इसलिए नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आया, और 1754 के बाद से 1757 तक नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। लेकिन एक गद्दार मीर जाफर उसे मिला, जिसने गद्दारी के साथ नवाब सिराजुद्दौला को शहीद करवाया, और प्लासी की जंग जारी रहने वाली 22 घंटे के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। गद्दारों की फहरिस्त में एक नए गद्दार का इजाफा हुआ, जिसने अपने लिए कई 100 मुरब्बा मील जमीन को एलाट करवाया, और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। इस तरीके से अंग्रेजों के कदम बढ़ने लगे, और अंग्रेजों का सिक्का जमने लगा, और 1740 तक पहुँचते पहुँचते अंग्रेज हिंदुस्तान के कई सूबे पर काबिज हो चुका था। और इसी असला में एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम हमने लिया, टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा, फतह अली खां हैदर अली के बेटे, जो मैसूर में रहते थे, और मैसूर का इलाका जिनके ज़ेरे नगी था और जिनके कब्जे में था, उन्होंने ये महसूस किया कि अब अंग्रेज हिंदुस्तान को हड़प करने वाला है। बकौल मौलाना अली मियां नदवी अलैहि रहमा के हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जिस शख्स ने मुनज़्ज़म तौर पे अंग्रेजों से जिहाद किया है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जिस शख्स ने अंग्रेजों के डराने को भापा है, और जिसकी उलुल अज़मी और जिसकी पामर्दी और जिसकी तदब्बुर ने और जिसकी फिक्र ने और जिसकी दूरअंदेशी ने इस चीज को परखा कि हिंदुस्तान के अंदर अब अंग्रेज अपना कदम जमा लेगा, वो सबसे पहला शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद अलैहि रहमा है। 1740 के अंदर अंग्रेजों का बहुत से इलाकों पर कब्जा हो चुका है, और 1601 में मुनज़्ज़म तौर पे अंग्रेज यहाँ पे आया है। 1701 में कुछ इलाकों पर कब्जा हुआ है, 1707 में 1717 में वो कुछ और आगे तक बढ़े हैं, और 1740 में